नमस्कार प्यारे छात्रों, आप लोग ऐसे आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि DSSP जो PRT का जो सिलेबस होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, हर एक चीज़ें हम लोग इसमें से DSSP PRT वैकेंसी को लेकर इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आपको इसमें से 100% मैं आपको वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको DSSP PRT के रिगार्डिंग किसी और दूसरे वीडियो के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी DSSP PRT से रिगार्डिंग होगा वो मैं सारा का सारा इसमें से आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए इसमें से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट करे। आप इसमें ऑल ओवर इंडिया से, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य यानी किसी भी राज्य से या किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गांव, कस्बे, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, भारत के निवासी हैं, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल आप आसानी से भर पाइएगा, कहीं से कोई इशू नहीं होता है। अब बात आता है इसमें से कि इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो रहता है वो इसमें से आपने अगर 12th कर रखा है, 12th के साथ साथ अगर आपने JPT, DLED, DED है ना, ये सारे यानी कि 2 इयर्स का इसमें से डिप्लोमा कोर्स होता है। टीचिंग में एलिमेंट्री कोर्स होता है, सिंपल सा इस तरीके से समझिए, जिसको हम लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में उसको JPT के नाम से जानते हैं। वही इसमें से अगर आप अदर स्टेट जैसे लाइक बिहार, यूपी, ये सब स्टेट में देखेंगे तो उसको हम लोग DLED के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं इसमें से BTC के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि यूपी वगैरह में आप देखेंगे कि BTC के नाम से ही शायद जानते हैं उसको, ठीक है। तो आप नाम कुछ भी रहे, आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिंपली अगर आपने इसमें से 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है टीचिंग में, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप इसमें से जो है टीचिंग कोर्स में यानी कि डिप्लोमा में, JPT में, या फिर इसमें से BTC बोले, व्हाटएवर जो भी और भी नामे से जाने जाते हैं, तो उसमें सिंपल आप इसमें से पास होने चाहिए। कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि आपको इसमें से 50%, 60%, 30%, 40%, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है कि 60% लाना है, 70% लाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं रहता है। बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ पास होनी चाहिए। अगर आप पास हैं तो आप DSSP PRT का जो वैकेंसी निकलेगा उसमें आप एलिजिबल होंगे इसी के, क्योंकि और साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, तो आपका 12th होना चाहिए। क्योंकि देखिए अब जैसे ही आपने अगर JPT कर लिया या DLED कर लिया, जो भी नाम से, मतलब आपके अंदर जो भी नाम से जाना जाता हूँ, ठीक है, मैं बार बार एक ही रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपने ये करा है तो आप इसको तभी किए होंगे जब इसमें से आपने 12th कर रखा हो, क्योंकि 12th के बेस पर ही इसका एडमिशन आगे होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपने ऑलरेडी 12th तो कर ही रखा होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सारे जितने भी इसमें से डाउट था क्वालिफिकेशन को लेकर, तो मैंने इसमें से आपको क्लियर करा है। अब इसमें से सवाल आता है कि क्वालिफिकेशन तो आपने बता दिया, आप मुझे आप ये बता दो इसमें कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो देखिए, अगर हम प्यारे छात्रों अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है ना, वो इसमें से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहता है, ठीक है। देखिए इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें से 2 मोड में इसका एग्जाम होता है। 2 मोड बोलने का मतलब है कि मतलब 2 पार्ट में इसका एग्जाम होता है, आप इस तरीके से समझेंगे। एक आपका इसमें से एक आपका पार्ट 1 रहता है। पार्ट 1 में आप देखेंगे तो पार्ट 1 में जो रहता है वो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 100 क्वेश्चन जो रहता है वो इसमें से आपको रीजनिंग रहेगा 20 का, मैथ्स रहेगा 20 का, इंग्लिश रहेगा 20 का, हिंदी रहेगा 20 का, और साथ साथ आपका और भी एक रहता है, मैं उसको आपको देख लेता हूँ। मैंने आपके लिए लिख रखा था, ठीक है, एक कॉपी पर इसको मेंशन कर लिया था। हाँ, GK भी रहता है आपका 20, ठीक है। तो टोटली आपका इसमें से 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन जो होगा वो 100 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं 0.25 यानी कि 1/4, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। समझ गए आप।
दूसरा टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन इसका 2 घंटे का रहता है, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको इसमें से 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि सीबीटी मोड में रहते हैं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अगर हम दूसरा बात करते हैं पीआरटी के बाद, यानी कि पार्ट 1 के बाद, यानी कि पार्ट 2 में अगर हम चले तो पार्ट 2 में भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको 100 मार्क्स रहता है, लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, यानी कि आप बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि पार्ट 2 में आता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स टोटल होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, अब बात आता है, इसमें से आपके मन में सवाल आया होगा कि 100 क्वेश्चन होते हैं तो 100 क्वेश्चन ये टीचिंग एप्टीट्यूड से तो होते हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड से होते हैं तो किससे होते हैं? तो हर एक सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप मैथ्स में 20 क्वेश्चन आपका जो आएगा वो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा। ऐसे ही आपका रीजनिंग हो गया, ऐसे ही आपका इसमें से इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया, इन सभी से टोटली से आपको 20 आपको देखने को मिलेंगे। क्या? तो ये आपको देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। समझ गए होंगे आप लोग? आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें भी अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें से 1/4 देखने को मिलेगा, यानी कि 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। हर एक क्वेश्चन को गलत करेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। सिंपल सा इस तरीके से आप समझेंगे, यानी कि पार्ट ए वाला ही फंडा पार्ट बी में भी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बात इसमें आपको ये भी समझना है कि ऐसा नहीं है कि आपने इसमें से पार्ट 1 को क्वालिफाई कर लिया और पार्ट 2 को आप क्वालिफाई नहीं करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन करा है कि 40% आपको दोनों पार्ट्स में आपको मार्क्स लाना होगा, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए आपको पार्ट 1 में भी आपको 40 मार्क्स यानी 40% आपको मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 100 मार्क्स का अगर हम 40% देखें तो 40 मार्क्स होता है। समझ पा रहे हैं? यानी 40% 100 मार्क्स का 40 नंबर होता है, यानी कि 40। तो हर एक, यानी कि पार्ट ए में भी आपको इसमें से 40 मार्क्स लाना है और साथ साथ इसमें से पार्ट बी में भी आपको 40 मार्क्स लाना है। बाकी इससे ज़्यादा आप पार्ट ए में लाइए और पार्ट बी में भी ला सकते हैं, जिससे कि आपका इसमें से मेरिट बन सके, यानी कि सिलेक्शन हो सके। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पार्ट ए में आपने 39 मार्क्स लाया और पार्ट बी में आपने 98 मार्क्स ले आए हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि सीधा सीधा आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 40 तो दोनों में होने ही चाहिए कम से कम। बाकी आप किसी एक में ज्यादा कर लो, उससे ज्यादा कर लो, जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। यानी कि सीधा सीधा मैं मोटा मोटा बोलूं तो सीधा आप ऐसे समझेंगे कि 40 दोनों में आपको लाना है, बाकी उससे ज्यादा आप लाइए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल है। लेकिन कम से कम 40 दोनों में होना चाहिए, किसी एक में कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप दूसरे पार्ट्स में अगर आपने ज्यादा मार्क्स ला भी रखा है तो किसी काम का नहीं रह जाएगा आपको। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें जीएस जो है तो जीएस में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। मैथ्स है तो मैथ्स में हमें किस किस टॉपिक को तैयार करना होगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश में किस किस टॉपिक को हमें तैयार करना होगा। ऐसे ही हिंदी में, ऐसे ही रीजनिंग में। तो उन सभी का जवाब आपको हम दे रहे हैं, बस आप पेशेंस रखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको इसमें से एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर, क्लासिफिकेशन एंड नंबर सीरीज, ये कुछ टॉपिक हैं जिसको आपको तैयार करना होगा, तभी आप इसमें से रीजनिंग में स्कोर कर पाएंगे।
और बाकी इसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको भी आपको करना पड़ेगा, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपने सीटेट क्वालिफाई वगैरह, और एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, सो सॉरी, आपका सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए, ये मैंने बताना भूल गया था। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मैंने ये भूल गया था बताना। ठीक है, मैं जस्ट अभी मैं देखा तो मुझे ध्यान आया, एक्चुअली सो सॉरी, है ना, मैं बताना भूल गया था दोस्तों, प्यारे साथ में हमारे, है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, है ना। तो मैं क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। और अब मैं आपको अभी ये बताने जा रहा था कि अगर आपने सीटेट पेपर 1 या फिर इसमें से आपने जेपीटी डीएलएड जो भी करा होगा, तो उसमें आपने जरूर पढ़ाई करा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड को, कि बच्चों को किस तरीके से हमें हैंडल करना होता है, कैसे पढ़ाना होता है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, सीटेट में तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड के माध्यम से ही आपने उसको क्रैक करा होगा। ठीक है, क्योंकि सीटेट उसी तरीके का पेपर हमसे पूछता है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वो करा होगा तो आप जरूर इसमें भी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई ज्यादा रहता नहीं है, ठीक है, लेकिन तो भी आप इसको क्या करेंगे, एक बार जरूर आप देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से क्या करना, आप उसको हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं अगला मैथ्स में, कि मैथ्स में हमें किस किस टॉपिक को कवर करना होगा। तो मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सीआई, एसआई, सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज यानी लाभ एंड हानि, तो एवरेज यानी कि औसत, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, मेंसुरेशन, साथ साथ इसमें आप डिस्काउंट यानी कि छूट, ये कुछ टॉपिक्स है। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक है जैसे कि फ्रैक्शन, डेसिमल, शायद मैंने ये बताया आपको। ये सारे कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको क्या करना होगा, मैथ्स में कवर करना होगा। अगर आप ये कर लेते हैं यानी कि 1 to 8 तक, यानी लेवल तो है 1 to 5 लेकिन 1 to 8 तक का अगर आप इसमें से सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई यानी कि सीबीएसई वाले अगर आप कवर इसको कर लेते हैं, यानी कि मैं बोलूँ आपको तो सिंपल आप एनसीईआरटी वाले समझ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी वाले अगर आपने कवर इसको कर लिया है तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई होगा, उसमें कोई धूमत की बात नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने होंगे, तो संज्ञा, भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, मुहावरा हो गया, वाक्य निर्माण हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विपर्यार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, समझ पा रहे हो। ऐसे ही अनेक शब्द का एक शब्द यानी कि अनेकार्थी शब्द इसको बोलते हैं। अलंकार हो गया, संधि हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, छंद, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि ये तो इसी सभी से आपको देखने को मिल जाएगा रिक्त स्थान में, मतलब आपको ये कुछ टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने होंगे। समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश में, कि इंग्लिश में भी कौन कौन से टॉपिक हमें रेडी करने होंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का भी टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलिए उसको भी देख लूंगा मैं। अभी मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। अगर इंग्लिश में आपको जो है ना वो टॉपिक तैयार करना है तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आर्टिकल, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, इडियम फ्रेज, ओडब्ल्यूएस यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करते हैं एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, इडियम फ्रेज या फिर हम बात करते हैं ओडब्ल्यूएस, ये वोकैबुलरी का पार्ट है, समझ पा रहे हो, यानी कि वोकैब से भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये कुछ टॉपिक हैं आपको इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश से रिगार्डिंग, इसमें कंप्रिहेंशन भी आता है,
वो कंप्रीहेंशन आपको अनसीन पैसेज वाले भी हो सकते हैं, या फिर आपको क्लोज टेस्ट टाइप वाले भी हो सकते हैं, या फिर आपको इसमें से PQRS यानी कि फिलअप्स टाइप से भी हो सकते हैं। तो ये कुछ थे, तो आपको इसमें से इन सभी को क्या करना है, प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब थोड़ा पैसेंस रखिए, मैंने अभी जस्ट भी बोला है आपको, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट मैं बताने वाला हूँ जीएस के जस्ट बाद, है ना। तो बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस करा है स्टार्टिंग में कि ये वीडियो देखने के बाद, बशर्ते ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और दूसरे वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा PRT DSSS के रिगार्डिंग। समझ गए आप। देखिए जीएस में अगर हम बात करते हैं तो जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, ये कुछ नॉर्मली आप लोग इसमें से एग्जामिनेशन का अगर आपने कभी प्रिपरेशन करा होगा या कर रहे होंगे तो इन्हीं सभी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस में बात कर रहा हूँ, वैसा सेम इन्होंने इसमें भी दिया है, DSSS में भी पूछ रहे हैं वो PRT के लेवल में। ठीक है, और बाकी इसका लेवल क्या होगा, तो लेवल मैंने बताया है कि 1 to 8 तक आप NCERT से इसको स्टडी करिएगा। अगर आप बोलिएगा कि मुझे वीडियो प्रोवाइड करवाइए तो मैं उस वीडियो को भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब NCERT से आप स्टडी करिए 1 to 8, ज़्यादा आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है PRT लेवल के लिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मेन हमारा जो टॉपिक था, अभी जैसा कि मैंने बात करा था, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से भी बताऊंगा किस किस से आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बताऊंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से आ रहा है। समझ रहे हैं आप। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के बेस पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि लर्निंग एंड पेडागोजी, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागोजी से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, अधिगम एंड एप्टीट्यूड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स से अगर हम बात करते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट टीचर एजुकेशन, 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कूल न्यू फाइंडिंग एक्टिविटीज से 7 से 8 क्वेश्चन। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड मेथड थ्योरी से आपको देखने को मिलेंगे 7 से 8 क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी से 5 से 6 क्वेश्चन, टीचिंग एबिलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन, एंड मिसलेनियस से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि मिसलेनियस भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है, तो मिसलेनियस को भी आप छोड़िएगा नहीं। लेकिन उससे पहले जो टॉपिक मैंने भी बताया है, पहले उस टॉपिक को कवर करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो आपको पता है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप इस टॉपिक को पहले कवर करिए। और जिन भाई बहनों को, जिन छात्रों, जिन प्यारे भाइयों को नहीं पता है वो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको भी आपको मैं एक वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। और नहीं तो संभव हो सके तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस कमेंट का भी आंसर आपको दे दूंगा। तो आई होप आपको इसमें से क्लियर हो गया होगा। मैंने इसमें से हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बताने की प्रयास करा है। DSSS यानी कि फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वालिफिकेशन इसका रहने वाला 12th प्लस JBT DLED BTC जो भी कर रखे हैं आप, DLED जो भी है, इसी के साथ साथ सीटेट पेपर 1 होना चाहिए आपका। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।